नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़े सवाल की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से हम सबको परेशान करता आया है। आज विज्ञान और अलग-अलग संस्कृतियों की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ना हजारों सालों से हमारे जहन में है। इससे डर भी लगता है और जबरदस्त जिज्ञासा भी होती है। तो चलिए इसी रहस्य को आज कुरेदते हैं। ये जो अनुभव है, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन टोनी सिसोरिया का है। सोचिए, 1994 में उन पर बिजली गिरी थी। एक ऐसी घटना जो उन्हें मौत के बिल्कुल करीब ले गई और फिर किसी चमत्कार की तरह वापस खींच लाई। और पता है सिसोरिया अकेले नहीं है जिन्हें ऐसा अनुभव हुआ। एक्ट्रेस जेन सिमोर ने भी बताया कि एनाफिलैक्टिक शॉक के दौरान उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। उन्होंने देखा कि वो अपने शरीर के ऊपर हैं और नीचे डॉक्टर्स उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इन घटनाओं पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर सैम पार्निया का मानना है कि मौत ना कोई स्विच ऑफ होने जैसा नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसे हम क्लिनिकल डेथ कहते हैं। मतलब जब दिल की धड़कन और सांसें रुक जाती हैं, हो सकता है कि वो असली अंत हो ही ना। और ये आंकड़ा तो सच में चौंका देता है। जिन लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो बच गए, उनमें से करीब 40% लोग बताते हैं कि उन्हें उस वक्त भी कुछ कुछ याद है, जब मेडिकली तो वो मर चुके थे। एक केस तो ऐसा भी था जहां एक मरीज ने अपने दिल के रुकने के 3 मिनट बाद तक की बातें याद रखीं। और ये बात कंफर्म भी हुई क्योंकि कमरे में एक टाइम स्टैम्प वाली मशीन थी। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर चेतना यानी कॉन्शियसनेस बनी रह सकती है, तो फिर उन आखिरी पलों में शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। तो चलिए इन अनुभवों से हटकर अब जरा प्योर साइंस की बात करते हैं। देखते हैं कि शरीर के बंद होने का यानी शटडाउन का बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, डॉक्टर्स के हिसाब से एक पूरा सीक्वेंस होता है जिसमें शरीर के सिस्टम एक एक करके बंद होते हैं। सबसे पहले सांसें अनियमित हो जाती हैं, फिर गले में कुछ लिक्विड्स जमा होने से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है जिसे डेथ रैटल कहते हैं। इसके बाद शरीर की सारी मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाती हैं और आखिर में बॉडी पर से सारा कंट्रोल चला जाता है। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब फेफड़ों से आखिरी हवा निकलती है ना, तो एक आह जैसी आवाज़ आती है। लेकिन ये जिंदगी का कोई साइन नहीं है, ये बस एक मैकेनिकल प्रोसेस है, शरीर के शांत होने का। एक और दिलचस्प बात, मरने का जो फिजिकल सेंसेशन है वो इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि मौत हो कैसे रही है। जैसे कि अगर अचानक कोई बड़ा हार्ट अटैक आ जाए तो वो एहसास बहुत ही इंटेंस और फिजिकल हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर क्लेयर ने बताया। लेकिन जो लोग लंबी बीमारी से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। बिल्कुल आखिरी स्टेज में शरीर में इतनी ज्यादा थकान हो जाती है कि खाना पीना छोड़िए, हिलना डुलना तक मुश्किल हो जाता है। और ये हालत देखने में काफी हद तक डिप्रेशन जैसी लग सकती है। अच्छा, तो जब दिल धड़कना बंद कर देता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शरीर एक नए सफर पर निकलता है। एक ऐसा सफर जो पूरी तरह से प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलता है। मौत के बाद के जो पहले 24 घंटे होते हैं, वो एक तय टाइमलाइन फॉलो करते हैं। ये फोरेंसिक साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले 1-2 घंटे में शरीर ठंडा पड़ने लगता है, इसे कहते हैं एल्गोर मोर्टिस। फिर 2 से 4 घंटे में ग्रेविटी की वजह से खून शरीर के निचले हिस्सों में जमा हो जाता है, जिससे बैंगनी निशान पड़ जाते हैं। यह है लिवोर मोर्टिस। और फिर 4 से 6 घंटे में शुरू होती है राइगर मोर्टिस, मतलब मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं, और ये अकड़न करीब 12 घंटे में अपने पीक पर होती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? यही बायोलॉजिकल प्रोसेस मध्ययुग की वैम्पायर कहानियों की वजह बना। होता यह है कि जब राइगर मोर्टिस यानी शरीर की अकड़न खत्म होती है तो टिश्यूज सड़ना शुरू कर देते हैं। इससे त्वचा सिकुड़ती है, कस जाती है और एक बहुत डरावना भ्रम पैदा होता है। इसी को वैम्पायर इफेक्ट कहते हैं। त्वचा मसूड़ों और नाखूनों से पीछे हट जाती है तो ऐसा लगता है मानो दांत और नाखून लंबे हो गए हों। अब सोचिए, मध्य युग में यूरोप के लोगों ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि मुर्दे जिंदा हो गए हैं और खून पी रहे हैं, जबकि ये सिर्फ एक नेचुरल डिकम्पोजिशन प्रोसेस था। तो देखिए, मौत की जो बायोलॉजी है वो तो पूरी दुनिया में एक जैसी है, लेकिन हम इंसान इस पे रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारे रीति रिवाज वो हर जगह कितने अलग हैं, ये देखना कमाल का है। एक उदाहरण लेते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में आज बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एम्बामिंग का जो चलन है, वो कहाँ से आया? इसकी शुरुआत हुई थी 150 साल पहले, अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान। तब ये एक ज़रूरत थी ताकि शहीद सैनिकों की बॉडीज़ को उनके घर तक दफनाने के लिए सही सलामत पहुंचाया जा सके।
अब इसकी तुलना कीजिए इंडोनेशिया के तोराजा लोगों की परंपराओं से, जो इससे बिल्कुल ही अलग है। उनके लिए मौत एक अंत है ही नहीं। तो तोराजा लोगों के लिए मौत एक दीवार नहीं है जो जिंदा और मुर्दा को अलग कर दे। वो मरे हुए इंसान को बस बीमार मानते हैं और महीनों या तक कि सालों तक उनकी देखभाल करते हैं। समय समय पर उनकी बॉडी को निकालते हैं, साफ करते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं और गांव में घुमाते भी हैं। इस तरह वो हमेशा परिवार और समाज का हिस्सा बने रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नज़रिए में कितना बड़ा फ़र्क है। एक तरफ है वेस्टर्न तरीका जहाँ बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है, दूसरी तरफ तोराजा लोग हैं जो मरे हुए को भी साथ रखते हैं, और फिर यहूदी और मुस्लिम परंपराएं हैं जिनका मानना है कि शरीर को जितनी जल्दी हो सके प्रकृति को वापस सौंप देना चाहिए। यहूदी और मुस्लिम परंपराओं में जो कोर बिलीफ है वो है मौत में बराबरी और सादगी। शरीर को बिना किसी एम्बामिंग के बहुत सादे तरीके से और जल्द से जल्द दफनाया जाता है। इसके पीछे सोच ये है कि शरीर वापस उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाए जिनसे वो बना था। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? मौत के करीब के अनुभवों से। फिर हमने शरीर के विज्ञान को समझा और आखिर में दुनिया भर के रीति रिवाज देखे। ये पूरा सफर हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस दिल की धड़कन रुकने के बाद भी कुछ देर जिंदा रह सकता है, तो फिर मौत की हमारी परिभाषा का क्या मतलब है? क्या हम वाकई जानते हैं कि मौत असल में है क्या?